हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक संरचना था वो किस प्रकार का था। वहाँ पे नौकरशाही की क्या व्यवस्था थी, कर उसमें कैसे लगाए जाते थे, और साथ ही साथ हमने उसके आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया कि किस प्रकार से ऋग वैदिक काल में जो पशुपालन जो है वो अर्थव्यवस्था के केंद्र में था और उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र में आ गया, तथा अन्य सभी क्षेत्रों का जैसे शिल्पों का और व्यापार इत्यादि चीज़ों का भी हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। अब हम लोग ऋग वैदिक समाज के बारे में वर्णन करेंगे कि आखिर ऋग वैदिक काल का समाज किस प्रकार का था और उत्तर वैदिक कालीन समाज किस प्रकार का था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक कालीन समाज एक कबीलाई समाज था। ये तो हमने देखा ही था कि ऋग वैदिक कालीन जो समाज था वो कबीलाई समाज था जिसमें समानता का भाव अधिक था। इस काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार ये होता था कि शिक्षा से संबंधित जो संस्कार होते हैं कि शिक्षा लेने से पहले ये उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। तो इस काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था और उन्हें विद्या ग्रहण करने की आज्ञा थी। जैसे लोकामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी स्त्रियां मौजूद थी जिन्होंने ऋग वैदिक ऋचाओं का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखिए ऋग वैदिक कालीन जो हम लोग समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज में हम लोग स्त्रियों का वर्णन तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो कि उसका समाज जो था वो कबीलाई समाज था, कबीला वर्ग था और पशुपालनीय अर्थव्यवस्था थी। ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो साथ ही साथ स्त्रियों में जो होता था वो उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, ठीक है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने की उनको आज्ञा थी। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लोकमुद्रा, घोषा, अपाला जैसी स्त्रियां मौजूद थी जिन्होंने ऋग वैदिक ऋचाओं का निर्माण किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यद्यपि यह पितृसत्तात्मक समाज था जहाँ पुत्र जन्म की कामना अधिक की जाती थी, परंतु बालिकाओं के जन्म को भी हतोत्साहित नहीं किया जाता था। देखिए जो ऋग वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो तो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष प्रधान था। पुरुष प्रधान होते हुए भी चूँकि हम जानते हैं कि पुत्र जन्म का वहाँ पे कामना ज़्यादा किया जाता था, परंतु बालिकाओं के जन्म को हतोत्साहित भी नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि बालिका जन्म होती थी तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा इस काल में लड़कियों के बाल विवाह नहीं होते थे। ठीक है, तथा लड़कियों में इतना स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसी स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। तो अविवाहित स्त्रियां जो रहती थी उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है, तो देखिए लड़कियों से हम लोगों ने 3 पॉइंट को यहाँ पे देखा। ठीक है, कौन कौन पॉइंट देखा? सबसे पहला यहाँ पे हमारे सामने ही है कि बाल विवाह नहीं होता था लड़कियों में, और बाल विवाह नहीं होने के कारण वो जिंदगी भर अविवाहित रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि समाज तो ठीक है पितृसत्तात्मक था समाज, लेकिन पुत्र जन्म की जो कामना थी वो की जाती थी, लेकिन बालिकाओं के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। ठीक है, यानी कि बालिका अगर कोई जन्म ले रही है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो भी ठीक माना जाता था। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये जो उपनयन संस्कार है यानी कि विद्या ग्रहण करने की जो वहाँ पे आज्ञा थी महिलाओं की, वो भी वहाँ पे स्त्रियों की दशा को दर्शाता है कि वहाँ पे स्त्रियाँ अच्छी दशा में थी। लोक मुद्रा, घोषा और अपाला जैसी कुछ स्त्रियाँ थी जिन्होंने ऋग वैदिक ऋचाओं का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम देखते हैं कि इस काल का समाज 3 भागों में विभाजित था, पुरोहित, राजन और आमजन। ठीक है, ऋग वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था पहली बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं 4 वर्ण, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण थे, तो सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, परंतु यह व्यवस्था पूर्णतः कर्म पर आधारित थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति कर्मों के आधार पर अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता था। देखिए ऐसा था कि ब्राह्मण अगर है, ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय भी बन सकता है। ठीक है, अगर उसको लड़ना आता है अच्छा से, वो हष्ट पुष्ट तथा
अच्छी युद्ध कौशलता के साथ अपना आप को प्रमाणित करता है तो वो क्षत्रिय भी बन सकता है। साथ ही साथ वो वैश्य भी अगर चाहे तो क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण भी बन सकता है। तो ये पूरी तरीक़ा से जो कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात कर दिया, ठीक है। ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही। इसलिए परिवार में पुरुष मुखिया की स्थिति अधिक सशक्त होती थी, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस काल में जो है बहुपति प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, बहुपति प्रथा चलन में थी। देखिए पुरुष जो था वहाँ पे प्रधान समाज तो था, लेकिन बहुपति प्रथा प्रचलन में थी तथा नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह भी होते थे, ठीक है, नज़दीकी रिश्तेदार में विवाह भी होता था। इस काल में दासों का जिक्र प्राप्त होता है जो संभवतः युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री या पुरुष होते थे। देखिए तो यहाँ से हमने सामाजिक स्थिति जो है ऋग वैदिक काल का देखा। क्या देखा हमने? स्त्रियों के बारे में देखा, फिर वर्ण व्यवस्था को देखा। स्त्रियों के बारे में क्या क्या देखा कि देखिए स्त्रियों में जो होते थे उपनयन संस्कार होते थे, उन्हें शिक्षा लेने की आज्ञा होती थी, ठीक है, जैसे अपाला, घोषा, जैसे हमने कई स्त्रियों को देखा जो ऋचाओं का भी निर्माण किए थे। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज था, ऋग वैदिक समाज पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं का जन्म अगर बालिकाओं का जन्म होता था तो उनको हतोत्साहित नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं कि बालिकाओं का जन्म हुआ है तो उसको मार दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसके साथ ही साथ महिलाओं को इतनी आज़ादी होती थी कि ठीक है, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना शादी किए हुए आप ज़िंदगी भर आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिन्हें अमाजू कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाल देना है सामाजिक व्यवस्था में? जो समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित, राजन और आमजन, ठीक है, वो हमको डाल देना है कि इस समाज में कितने भागों में विभाजित था समाज? 3 भागों में, पुरोहित जो पंडित था, फिर राजन और एक आमजन, ठीक है। तो ऐसा हमको यहाँ पे डाल देना है। फिर ऋग वैदिक समाज में पितृसत्तात्मक था, ठीक है, पुरुष मुखिया की स्थिति सशक्त होती थी, ये भी हमको डाल देना है। फिर बहुपति प्रथा डाल देना है। फिर दासों की स्थिति डाल देना है, ठीक है। तो दास जो होता था युद्ध में जो बंदी बनाया हुआ जो स्त्री पुरुष होता था वो दास होता था। अब आते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में हम लोग ये देखेंगे कि देखिए उत्तर वैदिक काल में जनजातीय संरचना टूटने की वजह से समाज में भी काफ़ी बदलाव आना प्रारंभ हो चुका था। इसके चिन्ह हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है, जहाँ वर्ण विभाजन को बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 वर्णों को द्विज की संज्ञा दी गई थी और चौथे वर्ण को शूद्र, इन वर्गों का सेवक बताया गया था। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता बाधक होने लगी थी। देखिए क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें बताया गया था कि कर्मों के आधार पर जो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब क्या हुआ कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को क्या बताया गया? इन तीनों को द्विज बताया गया, ठीक है। और ये जो चौथा वर्ग था शूद्र, ये बोला कि शूद्र जो है इन तीनों को सेवा करने के लिए बना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ऐसी मान्यता आने लगी, ठीक है, कि ये जो चौथा वर्ग है शूद्र वो ये तीनों का सेवक है, ठीक है, जो इन तीनों को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता था, ठीक है। तो ये चौथे वर्ण को क्या कहा गया कि ये चौथा वर्ण जो है शूद्र ये तीनों वर्ग का सेवक है, ठीक है, ऐसा कहा गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इससे जो है कि सामाजिक गतिशीलता, इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता बाधक होने लगी थी। देखिए हमने बताया था कि चूँकि कर्मों के आधार पर जो वो समाज बटा हुआ था, तो कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमने बताया था कि वैश्य अब क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज उतना है, तो वैश्य अब क्या बन सकते हैं, क्षत्रिय, अगर वो लड़ने में माहिर हैं और उनकी जो लड़ाई कौशलता है वो अच्छी है तो वो क्षत्रिय बन सकते थे। शूद्र भी बन सकते थे, क्षत्रिय, वैश्य या तो फिर शूद्र ब्राह्मण भी बन सकते थे। तो ये जो समाज की जो गतिशीलता थी ये कोई कुछ भी बन जा सकता था। लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया कि 3 वर्ग जो शुरू वाले थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो
तो इन तीनों को द्विज की श्रेणी में रख दिया गया और बोला गया कि जो शूद्र चौथे वर्ग हैं वो इनके सेवक हैं, ठीक है, कि इनको सेवक। तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक गतिशीलता रुक गया। अब देखिए कि इस काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। देखिए हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। उपनयन संस्कार, उनको शिक्षा लेने का आज्ञा था, ठीक है, वो बिना अविवाहित भी रहकर शिक्षा ले सकते थे, जिनको अमाजू कहते थे, ठीक है। उसके साथ ही हमने देखा था कि उनके जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। अगर वो जन्म लेते हैं तो उन पर कोई वैसा कोई बात नहीं होता था। हालांकि पुरुष प्रधान समाज था ऋग वैदिक काल। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि ऋग वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ जी, गिरावट आया, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में पुत्रों को सुखों और पुत्रियों को दुखों का प्रतीक माना गया है, ठीक है। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया है कि देखिए जो पुत्र हैं वो सुख और पुत्रियां जो हैं वो दुखों का कारण है, ऐसा बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। तो इससे क्या लगाया जा सकता है अनुमान? इससे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुत्रियों या लड़कियों के प्रति उत्तर वैदिक काल में कुछ न कुछ नकारात्मक भावना जरूर उत्पन्न हुए होंगे, तभी ऐसा लिखा गया, नहीं तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सूचक यह भी था कि उन्हें शूरा, शराब के साथ तुलना की जाने लगी थी और ऋग वैदिक कालीन संस्था जो सभा आम जनों के लिए सभा हुआ करती थी उसमें स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। देखिए क्या क्या हो गया स्त्रियों के लिए उत्तर वैदिक काल में। हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल में 3 संस्था होता था, सभा, समिति और विदत, ठीक है, 3 संस्था होता था। तो सभा सभी आम जनों के लिए होता था, वहाँ पर सभी जाकर सामूहिक रूप से राय विचार विमर्श करते थे और सामूहिक एक डिसीजन पर, निर्णय पर पहुँचते थे। समिति क्या होती थी? समिति बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की एक संस्था होती थी जहाँ पे बड़े बड़े कुछ डिसीजन लिए जाते थे, जैसे युद्ध संबंधी डिसीजन। और ये विदत जो थी ये ऐसी संस्था थी जिसमें युद्ध में जो जीते हुए गाय होते थे उनका बंटवारा किन किन लोगों तक किया जाए, किसको किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, इसका ये वर्णन करता था। तो हमने उत्तर वैदिक कालीन में तो देखा ही था कि उत्तर वैदिक कालीन में विदत नामक संस्था तो पूर्णतः खत्म ही हो गई थी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सभा थी जो महिलाओं हो या पुरुषों हो सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि सभा जो आम जनों की सभा हुआ करती थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया, रोक लगा दिया गया, ये वर्जित हो गया। बताइए स्त्रियों का वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिक्लाइनेशन हुआ था। साथ ही साथ स्त्रियों का जो है, स्त्रियों को शराब से तुलना कर दिया गया। तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं शराब से तुलना करना, बताइए शराब किसका प्रतीक है और उसका आप स्त्री के साथ तुलना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का जो ऋग वैदिक काल में स्थिति था वो नहीं रहा उत्तर वैदिक काल में। परंतु इस काल में हमें कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाएं मौजूद थी, ठीक है। कुछ अपवाद हैं लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो क्या हुई थी, डिक्लाइन हुई थी ऋग वैदिक काल की तुलना में, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति, फिर वैदिक युग की सभ्यता के बारे में, फिर क्या है सामाजिक संगठन, और फिर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा, ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में परिवार के मुखिया की स्थिति ऋग वैदिक काल की तुलना में मजबूत हुई थी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ऋग वैदिक काल था वो पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक समाज में जो पुरुष प्रधानता होती थी, पुरुष मुखिया होता था और उसकी स्थिति ऋग वैदिक काल में भी सशक्त थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में और इजाफा हुई, क्योंकि हमें ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें विश्वामित्र ने अपने 30 पुत्रों को घर से निष्कासित कर दिया था। बताइए, अपने 30 पुत्रों को घर से निष्कासित कर देना
ये कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा भयानक डिसीजन होगा। ठीक है, उस तरह का जो डिसीजन लेने के लिए जो तत्परता उन्होंने दिखाई, इससे प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक कालीन जो वहाँ पे मुखिया की स्थिति थी, परिवार के मुखिया की, वो और ज़्यादा मजबूत हुई थी। ठीक है, इस काल में एक विशिष्ट अवधारणा का विकास हुआ था जिसे गोत्र परंपरा के नाम से जाना जाता था। देखिए, गोत्र शब्द का जो जैसे अर्थ हम अगर बताएं तो क्या होता था कि गोत्र, जहाँ पे एक परिवार के ढेर सारे लोग अगर गाय बांधें तो फिर वही होता है कि ये एक ही गोत्र के सब यहाँ पे बांधे हुए हैं। ठीक है, तो गायों की स्थिति से होती थी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इस काल में एक विशिष्ट अवधारणा का विकास हुआ था जिसे गोत्र परंपरा के नाम से जाना जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था? अथर्ववेद में। प्रारंभ में यह ऋषियों से संबंधित थे, उनसे यह परंपरा ब्राह्मणों में आई। गोत्र शब्द से तात्पर्य एक ही परिवार का एक ही स्थान पर बांधी जाने वाली गायों से था। ठीक है, देखिए क्या करते थे पहले लोग क्या करते थे कि पूजा पाठ जो भी करवाते थे ऋषि मुनियों से, फिर ब्राह्मणों से, उनको गाय देते थे, गाय। और गाय इस प्रकार से उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो जितने भी ब्राह्मण परिवार होते थे वो गायों को ऐसे एक जगह बांधते थे। तो यही गोत्र की परंपरा स्टार्ट हुई। और चूंकि एक जगह पे ब्राह्मण परिवार गाय बांधते थे, तो इसीलिए गोत्र परंपरा जो हुई वो ब्राह्मण परिवारों में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ कि गोत्र परंपरा का विकास हुआ। ठीक है, समाज में हम पढ़ रहे हैं। इस काल की एक अन्य विशेषता जवालोपनिषद में दिखाई पड़ती है। यह विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। ठीक है, और 4 आश्रमों की कल्पना की गई थी और जीवन को 4 भागों में बांटने का कार्य किया गया था। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष की होती थी। ठीक है, 4 आश्रम इस प्रकार हैं। देखिए 4 प्रकार के आश्रम ये तो होता ही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है, तो 25-25 वर्ष का ये चारों आश्रम में विभक्त किया गया उत्तर वैदिक काल में, कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहिए। ठीक है, फिर गृहस्थ का ज़िंदगी बिताइए अगला 25 वर्ष, फिर अगला 25 वर्ष आप वानप्रस्थ और अगला 25 वर्ष आप सन्यास का जीवन बिताइए। ठीक है, तो सन्यास वाला इसमें जोड़ा गया था। देखिए क्या कह रहा है कि इस काल की एक अन्य विशेषता जवालोपनिषद में दिखाई पड़ती है। यह विशेषता आश्रम व्यवस्था थी, जो 4 आश्रमों की कल्पना की गई थी और जीवन को 4 भागों में बांटने का कार्य किया गया था। ठीक है, प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष होती थी। यह 4 आश्रम इस प्रकार थे, यानी कि 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 आश्रम ही चलन में थे और चौथे आश्रम का विकास बुद्ध काल में हुआ। देखिए ये जो सन्यास वाला था ना, ये सन्यास बुद्ध के काल में हुआ है, जबकि ये तीनों जो आश्रम थे ये उत्तर वैदिक काल के आश्रम थे। आश्रम व्यवस्था का जो विकास हुआ था समाज में वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए अब हम लोग आते हैं कि ऋग वैदिक धर्म के बारे में। ठीक है, ऋग वैदिक धर्म अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।